सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ किलर पैराडॉक्स के एक्सप्लेनेशन को, जिसे देखने के बाद आपके दिल जिगर किडनी लिवर सब खुश हो जाएंगे। शायद इसी वजह से सीरीज को IMDb पर अब तक 8.8 की रेटिंग मिल चुकी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हमें ली थोंग नाम के एक लड़के को अपने मॉम डैड के घर में आराम करते हुए दिखाया जाता है। ली महीनों के बाद अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी करके घर वापस लौटा था, तभी उसकी बहन वहां आकर उसे उठाती है। इसके बाद ली अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, जिस पर उसकी मॉम पहले उसे कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद हम ली को अपने बेस्ट फ्रेंड गियोंग के साथ क्लास में बैठकर अपने स्कूल टाइम के बारे में बातें करते हुए देखते हैं। ली कहता है कि स्कूल के दिन भी क्या दिन थे, वो मेरे लाइफ का बेस्ट डे हुआ करता था। कॉलेज के बाद ली अपने अपार्टमेंट में चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया के व्लॉग्स देखने लगता है। इसके बाद वो एक ऑस्ट्रेलियन माउंटेन की पिक्चर अपने घर मंगाता है, लेकिन उसके पास उसे टांगने के लिए हथौड़ा नहीं था। फिर वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक कन्वेनियंस स्टोर में जाता है, जहाँ पर एक लड़की पहले से काम कर रही थी। ली आता है तो वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसका शिफ्ट खत्म हो चुका था। ली दुकान में बैठकर मूवी रिव्यू हिंदी के वीडियो देखने लगता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। एक आदमी स्टोर के अंदर आता है और ली की दुकान से सिगरेट लेकर बाहर जाने लगता है और बिना पैसे दिए उसे बियर स्टोर के बाहर तक लाकर देने को कहता है, मगर ली बिना बियर के बाहर चला जाता है और फिर उस आदमी से कहता है कि सर, जब तक आप पैसे नहीं देंगे मैं आपको बियर नहीं दे सकता। जिस पर वो आदमी उससे झगड़ा करने लगता है, मगर उस बूढ़े आदमी का दोस्त किम ली को अपने साथ स्टोर के अंदर लेकर जाता है और फिर वो अपने दोस्त जी वैंग के तरफ से उससे माफी मांगने के बाद उसे बियर और स्नैक के पैसे भी देता है। ली की शिफ्ट खत्म होते ही उसके बॉस वहाँ आते हैं और उसे घर जाने के लिए कहते हैं, मगर ली वहाँ से जाते हुए एक हथौड़ा अपने साथ लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे दीवार पर पेंटिंग लगाने के लिए कील ठोकनी थी। लेकिन घर जाते हुए उसे रास्ते में जी वैंग तड़पता हुआ दिख जाता है। तभी ली की नजर उसके दोस्त किम पर पड़ती है। ली उससे कहता है कि आपका दोस्त रोड पर गिरा हुआ है, उसे कुछ हो गया है। जिस पर किम कहता है कि पड़ा है तो पड़े रहने दो, इसमें मैं क्या करूं, और तुम भी अपने काम से काम रखो। इतना बोलकर किम वहां से जाने लगता है, लेकिन ली पीछे से उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है, मगर किम वहां पड़े एक मिरर में उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर वो ली को गाली देने के लिए बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो ली अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है और उससे किम के सर पर मार देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी बारिश भी गिरने लगती है। ली जब वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसने उसे किम को मारते हुए देख लिया था। वो लड़की अपने कुत्ते को घुमाने के लिए वहाँ आई थी। ली उसे वहाँ देखकर डर रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की अंधी है। इसके बाद ली अपना बैग उठाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसने गलती से हथौड़े को वहीं छोड़ दिया था। वो अपने घर जाकर नहाने लगता है। तभी उसे किम का भूत दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि तुमने मुझे जान से क्यों मार दिया, अब मेरी बूढ़ी माँ और मेरे 3 बच्चों का क्या होगा, तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे जान से क्यों मार दिया। इसके बाद ली जाकर अपने बेड पर सो जाता है और रोने लगता है। तभी उसके दरवाजे पर उसका दोस्त गियोंग आता है। गियोंग घर आते ही सो जाता है, लेकिन ली डर के मारे रात भर सो नहीं पाता। अगली सुबह डिटेक्टिव जैंग नाम का एक ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हुआ था। दूसरी डेड बॉडी मिस्टर जी वैंग की थी। कातिल का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव जैंग वहाँ आसपास में मर्डर वेपन और कोई दूसरा सुराग ढूंढने लगते हैं। तभी उसे किम के पास से उस कन्वेनियंस स्टोर का प्लास्टिक मिल जाता है, जहाँ पर ली काम करता था। वहीं ली अपने घर में बैठकर ये सोच रहा था कि आज वो काम पर जाए या नहीं। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं कि आज तुम्हें डे शिफ्ट भी करना होगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। लेकिन ली को तो अपने घर से भी बाहर निकलने में बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जैंग उस कन्वेनियंस स्टोर में पहुंच गए थे। वो स्टोर ओनर से कहकर अपने कलीग योंग को वहां का सीसीटीवी फुटेज देने के लिए कहते हैं और खुद स्टोर के बाहर वाली बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी 2 बच्चे वहां पर आते हैं और जैंग
जैंग से कहते हैं कि हमें सिगरेट मिलेगा और जैंग से पूछते हैं कि आपके पास लाइटर होगा क्या, जिस पर जैंग कहता है कि बच्चे स्मोक नहीं करते, जिससे उनमें से एक लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और जैंग के ऊपर चिल्लाने लगता है। जैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं तो जरूर देखा है। तभी योंग वहाँ आकर उससे पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है। जैंग उससे कहता है कि हाँ चलो और इन दोनों लफंगों को भी अपने साथ ले चलो, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों को भी पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं, जहाँ डिटेक्टिव पार्क उन दोनों लड़कों को समझा बुझा कर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि दोबारा पुलिस वालों से पंगा मत ले लेना। वहीं जैंग स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में उस बूढ़े को ली के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है, लेकिन जब ली ड्रॉवर से हथौड़ा निकालकर अपने बैग में रख रहा था तो उसी वक्त कैमरे के ऊपर एक मक्खी आ गई थी, जिससे कि जैंग को ली अपने बैग में हथौड़ा रखते हुए नहीं देखता। लेकिन इसके बाद भी जैंग स्टोर में जाकर ऑनर से ली के बारे में पूछने लगता है। तभी ली वहाँ पर आ जाता है। जैंग उससे पूछता है कि तुम्हें याद है क्या कि वो दोनों क्या बात कर रहे थे। ली बताता है वो अपने फैमिली के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर योंग आकर उससे बताता है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आ गए हैं। उन दोनों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के ऊपर मिले हैं और हमें एक गवाह भी मिला है जिसने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था और उसने जीवैंग के हाथों में पत्थर भी देखा था जिससे उसने किम को मारा होगा। इसके बाद डिटेक्टिव जैंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ से जाते हुए वो डिटेक्टिव योंग से कहता है कि वो लड़का एक गवाह था, तुम्हें उसके सामने मुझे ये सब बात नहीं बतानी चाहिए थी। अब हम पुलिस को जीवैंग की बीवी से पूछताछ करते हुए देखते हैं। पुलिस उससे पूछती है कि तुम किम को कब से जानती हो, जिस पर वो बताती है कि 3 साल पहले अचानक से जीवैंग उसे अपने साथ घर ले आए। उन्होंने कहा कि वो उनका दोस्त है। किम दिल का बहुत अच्छा इंसान था और वो मेरे बेटे को हर हफ्ते पॉकेट मनी भी देता था। मेरे पति मेरा जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन वो याद से मनाता था। वो कहती है कि धीरे धीरे मैं किम को पसंद करने लगी। फिर मैंने जीवोंग को तलाक देकर किम से शादी करने का प्लान बनाया। इसके बाद डिटेक्टिव जैंग पार्क और योंग से कहता है कि ये जो किम है इसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता करो। हमें इसके फैमिली के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला। दूसरी तरफ ली का दोस्त उससे मिलने के लिए स्टोर में आता है और उससे कहता है कि आज कॉलेज के बाद कुछ पुलिस ऑफिसर आए थे और उन्होंने हमसे तुम्हारे बारे में पूछा। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आता है कि जिस किम का मर्डर हुआ था उसके बारे में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला किम नहीं बल्कि युबोई था, जो कि एक सीरियल किलर था। उसने 2009 में गोंगवॉन शहर में कई कत्ल किए थे और तब से वो फरार था। वहीं डिटेक्टिव पार्क डिटेक्टिव जैंग से कहते हैं कि उसे उसके कर्म का फल मिल गया। अगले दिन जैंग अपने बीमार डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि अगली बार जब आना तो एटलीस्ट अपने पापा के लिए फूल लेते आना। जिस पर जैंग कहता है कि पापा को फूल कहाँ पसंद था, उन्हें तो सिर्फ अपने वर्दी पर लगा हुआ फूल पसंद था। वहीं दूसरी तरफ ली अपने मॉम डैड के घर चला जाता है। ली की माँ उसे अपने साथ चर्च लेकर जाती है और उससे कहती है कि तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, इसका इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। इधर पुलिस स्टेशन में सभी ऑफिसर डांट खा रहे थे क्योंकि वो लोग युबोई को पहले नहीं पकड़ पाए। इसके बाद कैप्टन जैंग से कहते हैं कि तुम अब उस केस के चक्कर में अपना ज्यादा वक्त मत बर्बाद करो। योंग डिटेक्टिव पार्क से पूछता है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि वो एक क्रिमिनल पुलिस वाला था जिसे पकड़ने के लिए जैंग पुलिस वाला बना था, लेकिन वो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया। इधर ली अपने काम पर पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एक लड़की आती है और वो ली से 2 मिलियन वोन मांगती है। ली उसे देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने उस दिन ली को युबोई का मर्डर करते हुए देखा था। लेकिन ये लड़की अंधी नहीं थी, इसका नाम स्योन था। वो अपना चश्मा हटाकर ली को दिखाती है कि वो एक आंख से देख सकती है। स्योन कहती है मेरे पास तुम्हारा मर्डर वेपन है जिसे तुम वहीं भूल आए थे, लेकिन मेरा कुत्ता उसे मेरे पास ले आया।
सियोन कहती है कि अगर तुम्हें वो वेपन चाहिए तो तुम्हें मुझे 2 मिलियन वॉन देना होगा। वो उससे पैसे का इंतजाम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हम ली के दोस्त जियोंग और उसकी गर्लफ्रेंड मी को देखते हैं। वो दोनों आपस में ली के बारे में ही बातें कर रहे थे, क्योंकि उसने एक साथ उन दोनों से ही पैसे मांगे थे। ली अपने डैड से भी पैसे मांगता है, लेकिन वो उसे पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद ली अपने बॉस के पास जाता है और उससे 1 महीने के पैसे एडवांस में मांगता है, मगर वो भी उसे एडवांस पैसे देने से साफ मना कर देता है। लेकिन जब वो अपने घर जा रहा था तभी उसके बॉस और उसके दोस्त उसे पैसे भेज देते हैं, लेकिन 2 मिलियन वॉन कलेक्ट करने के लिए उसे और भी पैसों की जरूरत थी। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने मॉम की पासबुक चुराकर उससे सारे पैसे निकाल लेता है। इसके बाद वो स्टोर में जाकर उस लड़की के वहाँ आने का इंतजार करने लगता है। रात को जब उसके बॉस वहाँ आते हैं तो वो उससे कहते हैं कि बाहर मैंने एक अजीब सी दिखने वाली लड़की को देखा जो शायद अंधी थी। ये सुनते हुए ली भागते हुए बाहर जाता है, जहाँ उसे बेंच पर सिगरेट का डब्बा मिलता है जिस पर उस लड़की का एड्रेस लिखा हुआ था। अगली सुबह वो उसके घर चला जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या उस दूसरे आदमी को भी तुमने ही मारा था, जिस पर वो कहता है कि नहीं, उसे मैंने नहीं मारा, उसे युबोई ने मारा। इसके बाद ली उसे पूरे पैसे दे देता है, मगर सियोन उससे कहती है कि अगले महीने भी 2 मिलियन लेते आना। ये सुनकर ली परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। तभी वो उसे वो हथौड़ा दिखाती है जिससे उसने युबोई का मर्डर किया था। ली उससे वो हथौड़ा छीन लेता है। जिसके बाद सियोन उससे कहती है कि अगर तुमने हथौड़ा नहीं दिया तो मैं खुद पुलिस को बता दूंगी कि मैं अंधी नहीं हूँ और मैंने तुम्हें युबोई का कत्ल करते हुए देखा था। लेकिन ली को उसकी बातें सुन अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो उसी हथौड़े से उसके सर पर मार देता है, जिससे कि सियोन की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ली अपने पैसे और हथौड़े को उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सियोन का दूध वाला जब देखता है कि उसने 6 दिनों से दूध अंदर नहीं लिया तो वो उसके घर के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है। तभी उसे सियोन की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन कर देता है। डिटेक्टिव की टीम वहाँ पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तभी एक ऑफिसर सियोन के डॉग को एक गड्ढा खोदते हुए देखता है। वो उस गड्ढे में जाकर देखता है तो वहाँ पर किसी इंसान को दफनाया गया था। जिसके बाद उस जगह की खुदाई की जाती है तो वहाँ से 2 लोगों की लाशें मिलती है। फॉरेंसिक टीम उन दोनों डेड बॉडी के डीएनए को एनालाइज करके बताती है कि ये डेड बॉडी सियोन के मॉम डैड की है। वहीं ली को अभी तक सियोन का भूत दिखाई दे रहा था, इसीलिए 5 दिनों से वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकला था और उसे उसके बॉस और फ्रेंड बार बार कॉल किए जा रहे थे। इधर पुलिस वालों को सियोन के घर पर कातिल का एक भी फिंगरप्रिंट या प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि सियोन के कुत्ते ने उस पूरे जगह को चाट लिया था, जिससे सारे सबूत मिट चुके थे। जिसके बाद वो लोग कुत्ते को ही पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। ली इतना परेशान हो जाता है कि वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त ग्योंग वहाँ आ जाता है। ली जब दरवाजा खोलता है तो ग्योंग उससे पूछता है कि तू ठीक तो है ना, मगर ली उसके पैसे देते हुए उसे वहाँ से जाने को कहता है, जिस पर ग्योंग उसे एक पंच मारता है और कहता है कि मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसीलिए आया। ग्योंग अपने पैसे भी नहीं लेता और उसे बेवकूफ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लियो उससे कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं तुम हो, हाई स्कूल में तेरा टैब गुम हुआ था ना, उसे मैंने ही चुराया था। ग्योंग कहता है कि कमीने अब पछतावा हो रहा है तुझे, मैं तो जानता था कि वो टैब तुमने ही चुराया था, लेकिन मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि तू मेरा इकलौता दोस्त था। इसके बाद ग्योंग वहाँ से चला जाता है। इधर एक सीनियर ऑफिसर डिटेक्टिव पार्क से सियोन के डॉग को फॉरेंसिक टीम के पास लेकर जाने को कहते हैं, ताकि वो लोग उस डॉग के जरिए सियोन के कातिल का पता लगा सके। पार्क उसे लेकर जा रहा था, तभी हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं जिन्हें जैंग ने सिगरेट पीने से मना किया था। वो लोग पार्क को देखकर उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उसने उन्हें पुलिस स्टेशन में समझाया था। जेजुन कहता है कि मुझे पुलिस वालों को देखते ही उन्हें जान से मारने का मन करता है।
जिस पर उसका दोस्त कहता है कि उस दिन तो तुम डर के मारे कांप रहे थे और आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम पुलिस वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस पर जेजुन बियर की बोतल को तोड़कर उसे डिटेक्टिव पार्क के पेट में मारकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें ली मिल जाता है। वो सिगरेट पीते हुए वहाँ से जा रहा था। तभी वो दोनों ली से उसका वॉलेट मांगते हैं। ली जेजुन के कपड़ों पर ब्लड देख लेता है और तभी ली के नेक पर गुस्बम्स के बम्स आने लगते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेजुन और उसके दोस्त का मर्डर हो चुका था। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे किसने मारा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली की आँख उसके घर में खुलती है। उसे पता नहीं था कि वो अपने घर कब आया था, लेकिन जिसने भी उसे उसके घर तक छोड़ा था उसने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था। अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जैंग और डिटेक्टिव योंग सियोन के कजन से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, क्योंकि सियोन के मरने के बाद उसने कुछ पोस्ट करके ये लिखा था कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब हमें सियोन के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपने कजन के साथ नशा कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने नशे में गैस खुला छोड़ दिया था। फिर जब सियोन ने सिगरेट पीने के लिए लाइटर जलाया तो वहाँ पर आग लग गई और इस एक्सीडेंट के बाद वो अंधी हो गई। लेकिन वो पूरी तरह से अंधी नहीं हुई थी। सियोन की कजन बताती है कि सियोन एक बहुत ही घमंडी लड़की थी। एक बार उसने मेरे ऊपर खौलता हुआ पानी भी फेंक दिया था, क्योंकि उसने उसकी कोई चीज उससे बिना पूछे ले ली थी। फिर वो बताती है कि उसने अपने मॉम डैड के नाम पर 5 अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस लिया था। अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोन अपने मॉम डैड के कमरे में गैस छोड़ रही थी, मगर उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड को चाकू से स्टैब करके मार देती है और फिर उनके डेड बॉडी को अपने गार्डन में ही गाड़ देती है। सियोन ने ये सब इसलिए किया था ताकि वो इंश्योरेंस कंपनी से अपने मॉम डैड के इंश्योरेंस के पैसे ले सके। सियोन के कजन की बातों में डिटेक्टिव जैंग को सच्चाई लगती है, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। इधर डिटेक्टिव पार्क के पुलिस स्टेशन आते हैं तो सभी लोग उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि जेई जोन के उसके पेट में बोतल घुसाने के बाद वो अभी भी जिंदा बच गए थे। लेकिन उन दोनों को किसने मारा था ये अभी तक किसी को पता नहीं चला था। इधर जेई जोन की मॉम डिटेक्टिव जैंग को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनके बेटे ने एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया था। मार खाकर जैंग और योंग वहाँ से चले जाते हैं। योंग कहता है कि उसका बेटा मरा है, इसीलिए हमें उनके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, जिस पर जैंग बताता है कि वो दोनों बहुत बुरे थे, वैसे लोगों को तो मर ही जाना चाहिए। वो बताता है कि जब वो डूनसान पुलिस स्टेशन में था तो उसके पास एक केस आया था। अब हमें वापस से पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। तभी कैंग के दोस्त का बॉयफ्रेंड यानी कि जेजुन वहाँ पर आता है। जेजुन को कैंग बहुत पसंद आती है, लेकिन बाद में वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। कैंग को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, मगर जेजुन और उसके दोस्त को मैनर एज कहकर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद कैंग अपनी गैलरी से कूदकर अपनी जान दे देती है। साथ ही जेजुन की मॉम कैंग के फ्यूनरल पर बहुत हंगामा भी करती है। डिटेक्टिव जैंग योंग को बताते हैं कि वो दोनों लड़के यहीं पर नहीं रुके। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो लड़के मारपीट और चोरी जैसे जुर्म करते रहे और हर बार वो किसी न किसी वजह से छूट जाते थे। इसीलिए उस दिन मुझे उनकी शक्ल जानी पहचानी लगी थी। इसके बाद डिटेक्टिव जैंग फिर से उस स्टोर में जाते हैं जहाँ पर ली काम करता था, क्योंकि उन्हें ये तो पता चल गया था कि सियोन ने इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए अपने मॉम डैड का कत्ल किया था, मगर उसे किसने मारा था ये अभी तक उन लोगों को पता नहीं चल पाया। जैंग ली के बॉस को सियोन का फोटो दिखाकर उससे पूछते हैं कि क्या आपने इसे कहीं देखा है, तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने इसे कुछ दिन पहले स्टोर के बाहर देखा था। मैंने ली को जब उसके बारे में बताया तो वो उसे देखने बाहर भी गया था। फिर वो पूछते हैं कि वो कहाँ है, जिस पर वो कहते हैं कि पता नहीं, उसने मुझसे 1 महीने की सैलरी उधार
लेकर कहाँ गायब हो गया। इधर ली को उसके टेलीग्राम पे उस आदमी का मैसेज आता है जो पिछली रात उसे जेजुन और उसके दोस्त का मर्डर करने के बाद उसके घर छोड़ गया था। वो उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैसेज पढ़कर ली बहुत डर जाता है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। तभी एक पोस्टमैन उसे एक लेटर लाकर देता है। ली जब उस लेटर को खोलता है तो वो केस का लेटर था। दरअसल उसके बॉस ने उसके ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया था क्योंकि वो उसके पैसे लेकर भाग गया था। इसके बाद उसने जिन जिन से पैसे लिए थे वो उन्हें वापस लौटाने के लिए लेकर निकल जाता है। साथ ही वो पुलिस को सरेंडर करने भी जा रहा था क्योंकि वो किसी के मर्डर के गिल्ट के साथ अच्छा फील नहीं कर पा रहा था। इधर ऑफिसर योंग कैंग के डैड के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें शक था कि ये खून उन्हीं ने किया होगा। कैंग के डैड कहते हैं कि उन दोनों की वजह से ही मेरी बेटी की जान गई थी। फिर वो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन दोनों को उसी ने मारा है। जिसके बाद योंग उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है जहाँ पर उससे पूछताछ किया जाता है तो पुलिस को लगने लगता है कि उन दोनों का खून उसी ने किया है। तभी डिटेक्टिव जैंग एक पेपर लेकर वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि अगर आपने ही उनका खून किया है तो इस पेपर को पढ़कर इस पर अपना साइन कर दे। फिर वो उससे पूछता है कि क्या आप सिगरेट पियेंगे, जिस पर कैंग के डैड कहते हैं कि मैंने बहुत साल पहले ही सिगरेट पीना छोड़ दिया था। जिसके बाद जैंग समझ जाता है कि उसने उन लड़कों को नहीं मारा। वो अपने सीनियर से जाकर कहता है कि इसने उनका कत्ल नहीं किया क्योंकि उन्हें मारने वाला लेफ्ट हैंडेड नहीं राइट हैंडेड था और उसने उनके मुंह पर सिगरेट से जलाया था और ना तो ये सिगरेट पीता है और ना ही ये राइट हैंडेड है। जिसके बाद वो लोग उसे छोड़ देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ली से पहले कैंग के डैड भी उन दोनों लड़कों को मारने के लिए गए थे, लेकिन इससे पहले उन दोनों की लड़ाई ली के साथ हो गई। फिर उसने उन दोनों को मार दिया। मगर प्रेजेंट टाइम में जब वो ये सब सोते हुए रोड पार कर रहे थे तभी जेजुन की मॉम उसे वहाँ आकर अपने कार से ठोक देती है। इधर ली अपने मॉम के अकाउंट में पैसे डालकर जैसे ही एटीएम से निकलकर पुलिस स्टेशन के लिए जाने लगता है तो दो चोर बैग से आते हैं और उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। बैग बचाने के चक्कर में ली गिर जाता है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो चोर ली के बैग से बाकी के पैसे निकाल लेते हैं। ली ने जिस जिस वेपन से लोगों को मारा था वो उसी बैग में थी, मगर वो चोर उन वेपन्स के साथ उसके बैग को नदी में फेंक देते हैं। वहीं जिस हॉस्पिटल में ली को ले जाया गया था वहीं कैंग के डैड भी एडमिट थे क्योंकि जेजुन के मॉम को उसे ठोकने के बाद वो जिंदा बच गए थे। मगर जब वो हॉस्पिटल में घूम रहे थे तभी उनकी नजर ली पर पड़ जाती है। दरअसल उस दिन जब ली ने उन दोनों को मारा था तब वो भी घायल हो चुका था। जिसके बाद कैंग के डैड ने ही उसे उसके घर पहुंचाया था। वो ली से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत से पुलिस वाले हैं। वो कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद ली वहाँ से भाग जाता है मगर उसे वहाँ से जाते हुए जैंग देख लेता है। वो उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। कैंग के डैड ने एक बार में सारी नींद की गोली खा ली। जिसके बाद जैंग उसका पीछा छोड़कर हॉस्पिटल के लिए भागता है। अब हम देखते हैं कि उस दिन कैंग के डैड के साथ एक और आदमी ने मिलकर ली को उसके घर तक छोड़ा था। अब हमें कुछ दिनों के बाद वापस से ली को दिखाया जाता है। उसने पुलिस वालों के डर से उस कन्वेनियंस स्टोर पर काम करना बंद करके एक रेस्टोरेंट में कॉस्ट्यूम परफॉर्मर का काम शुरू कर दिया था। तभी वहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रोसिक्यूटर था। वो अपने एम्प्लॉय को अपना एटीएम कार्ड दे देता है और उन्हें एंजॉय करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए वो एक टेम्पोररी ड्राइवर को बुलाकर उसे और उसकी कार को अपने घर तक ड्रॉप करने को कहता है। लेकिन जब वो ड्राइवर उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है तो प्रोसिक्यूटर देखते हैं कि वो तो उसे उसके घर की जगह कहीं और लेकर जा रहा है। जिस पर वो ड्राइवर से पूछते हैं कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अगले दिन हम उस प्रोसिक्यूटर की डेड बॉडी नदी में तैरते हुए देखते हैं। अब हम रॉबिन नाम के एक यूट्यूबर को देखते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के वेबसाइट को हैक करके अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव जाकर लोगों को ये बता रहा था कि आए दिन शहर में मर्डर हो रहा है, लेकिन हमारी निकम्मी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। रॉबिन जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर डिटेक्टिव जैंग आए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जैंग रॉबिन से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे मर्डर किसी एक सीरियल
सीरियल किलर ने किया है। तो रॉबिन कहता है हो सकता है, क्योंकि आपको एक भी केस में कोई सबूत नहीं मिला था। लेकिन जितने भी केस हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें मारने से पहले किलर ने कोई भी प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि सारे मर्डर एकदम से हुए हैं। तभी जैंग कहता है कि लेकिन कल जिस प्रोसिक्यूटर का मर्डर हुआ था वो ऐसा लग रहा था कि ये सब प्री प्लान है। इसके बाद वो रॉबिन से कहता है कि दोबारा अगर तुमने डिपार्टमेंट के वेबसाइट को हैक किया या पिछले बार की तरह सब जानते हुए भी किलर को बचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा। इसके बाद जब जैंग वहाँ से चला जाता है तो उसके जाने के बाद ली रॉबिन के घर पर एक डिलीवरी बॉय बनकर आता है, जिस पर रॉबिन उससे कहता है कि तुम्हें संभल कर रहना चाहिए, एक डिटेक्टिव तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़ा है। जिसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है तो जैंग उसे देख लेता है। वो अपने आदमियों से ली का पीछा करने के लिए बोलकर खुद रॉबिन के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो डिलीवरी बॉय कौन था। जैंग रॉबिन को मारने लगता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ वो डिलीवरी वाला आदमी ली ही था ना। रॉबिन कहता है कि मैं किसी ली को नहीं जानता। जैंग उसे मारने लगता है। जैंग उसे बहुत मारता है और कहता है कि इस बार फिर तुम कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसे किसे मारना है ये सब उसे तुम ही बता रहे हो ना। जैंग कहता है कि आपके पास क्या सबूत है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तभी वहाँ डिटेक्टिव योंग उस डिलीवरी बॉय को लेकर आते हैं, लेकिन इन लोगों ने किसी दूसरे डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया था। तभी जैंग को कैप्टन का फोन आता है। कैप्टन उसे खूब गालियाँ देते हैं और उसे उसके जॉब से सस्पेंड भी कर देते हैं, क्योंकि वो बिना वारंट रॉबिन के घर में घुसा और उसे मारा भी था। लेकिन रॉबिन ने अपने कैमरे में एक हिडन कैमरा इंस्टॉल किया हुआ था, जिससे जैंग की करतूत पूरा इंटरनेट देख रहा था। इसके बाद जैंग गुस्से में रॉबिन को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, मगर तभी बाकी के कुछ ऑफिसर वहाँ आकर जैंग को अरेस्ट कर लेते हैं। इसी के साथ किलर पैराडॉक्स का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आगे की कहानी में हमें ये देखने को मिलेगा कि रॉबिन ली को कैसे जानता था, क्या जैंग ली को पकड़ पाएगा। ऐसे ऐसे और भी कई सवाल है जो आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे, जिसका जवाब मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दूंगा। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो माई सजेशन पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक